नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों बड़े बड़े बजट की फिल्में बड़े सितारों के साथ भी आने के बावजूद लगातार एक के बाद औंधे मुंह गिरती जा रही है। सबसे रीसेंट एग्जाम्पल जो है वो शमशेरा का है कि इन्होंने कोशिश तो बहुत की थी कि त्रिपुंड लगा के, जो इनका नॉर्मल टैक्टिक रहा है पिछले कुछ दिनों में, कि हिंदू प्रतीकों का अपमान करो, उससे थोड़ी कंट्रोवर्सी जो है, विवाद जनरेट करो, उस पर विवाद उत्पन्न होता है और उसके बाद जो है इन्हें लगता है कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी वाली जो बात है, उसके दम पर चलते हुए ये लोग जो है फिल्मों को हिट करा लेंगे। वही क्योंकि ये यशराज फिल्म्स की है, बड़ा बैनर है, बड़े एक्टर हैं और जो भी है। उसी के साथ ही नेटफ्लिक्स जो पिछली तिमाही में लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर जो है खो चुका है, जबकि इनका पूरा भारत में नेटफ्लिक्स इंडिया का सब्सक्राइबर बेस जो है, नॉर्मली ये नंबर्स अपने बाहर नहीं करते, लेकिन एक नॉर्मल एस्टिमेट से कहा जाता है कि लगभग 60 लाख के लगभग है। तो 60 लाख 6 मिलियन में से अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर आपके चले गए, और वो भी तब जब कोरोना के कारण 2 सालों में सबसे ज़्यादा मांग बढ़ी है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। अब ये हो क्यों रहा है, इसकी जड़ में अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहला कारण जो है वो यह है कि आम हिंदुओं में, सामान्य हिंदुओं में एक जागृति आई है। जागृति किस बात को लेकर आई? जागृति ये जो तरह तरह से और अनेक स्तरों पर हिंदुओं पर जो आक्रमण होते रहे हैं, वैचारिक आक्रमण खास करके, और अब तो फिजिकल वायलेंस भी आप देख रहे हैं कि कन्हैया लाल की हत्या जो है सरतन से जुदा के बाद निशांक राठौर तक पहुंची, और हर सप्ताह एक दो लोग जो है वो काटे मारे जा रहे हैं। और ये तो बहुत ही ब्रूटल, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। काफ़ी ऐसे मामले हैं, जैसे मेरे ही बेगूसराय का एक है कि बिंदेश्वरी साहू हैं, उनके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था कि उनकी पत्नी और बहू को जो है 80% मुस्लिम बहुल इलाका है डुमरी, वहाँ से उनकी पत्नी और बहू को लेके भाग गए मुस्लिम लोग, और इनसे लगातार बोल रहे हैं कि तुम कन्वर्ट हो जाओ तो हम उसे छोड़ देंगे। तो ये एक स्तर पे नहीं हो रहा है। जो सॉफ्ट पावर कही जाती है या पॉपुलर कल्चर जिसे कहा जाता है, कि ये फिल्में हो गई, तरह तरह के आर्ट फॉर्म्स होते हैं, ये हमारी संस्कृति और राष्ट्र का प्रतिबिंब होते हैं। इस पर पिछले कुछ समय से लगातार वामपंथी विचारधारा के लोग, आप कह लीजिए, और जिस तंत्र की हम बात करते हैं कि 150 सालों से कैसे एक एंटी हिंदू नैरेटिव जो है वो चला, और अब वह एंटी हिंदू नैरेटिव पिछले कुछ सालों से हिंदू घृणा का नैरेटिव बन गया। अब वो सिर्फ हिंदुओं के विरोध में बोलने वाला नैरेटिव नहीं रहा, अब उनके बातों में हिंदुओं के प्रति घृणा दिखती है, और यह और ग्रेजुएट करके अब राष्ट्र घृणा में भी तब्दील हो चुकी है। इन्हीं सब के कारण जब अलग अलग फ्रंट्स पे, अलग अलग लेयर्स पे हिंदू और राष्ट्रवादी लोगों पे ये हमले होते हैं, पत्रकारिता में आप देख लीजिए वही हो रहा है, फिल्मों के माध्यम से वही हो रहा है, नेता जिस तरह के बयान देते हैं उसमें यही हो रहा है। दंगों की बात मैंने कह ही दी, कांवरियों के ऊपर फूल अगर बरसाए जा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि हिंदू मंदिरों से होने वाली आमदनी जो है विभिन्न राज्य सरकारों की, वो लगभग 10,000 करोड़ रुपये है। और ये बहुत ही कंजर्वेटिव मैं बता रहा हूँ। और हेलीकॉप्टर से अगर पुष्प वृष्टि की जाती है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया है उसका खर्चा, और इस पे भी प्रश्न किए जा रहे हैं कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। तो जब आप पुश करते करते, ढकेलते ढकेलते उसको कोने में पहुंचा दोगे, तब अंततः जब कहते हैं कि जल का स्तर जो है सर से ऊपर जब चला जाता है, तब ऐसा होता है कि हिंदुओं में फिर जागृति आनी शुरू होती है। एक कन्हैया लाल की हत्या जब होती है, तब जाके अजमेर दरगाह पे उसका असर दिखना आरंभ होता है। अब देखिए कि अब हम मूलतः फिल्मों की ही बातें करेंगे कि ये सारी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खास करके नेटफ्लिक्स, जो इस तरह के कंटेंट का एकदम से पुरोधा बना हुआ बैठा था कि लगातार इसी तरह की घटिया कंटेंट डालता रहेगा, उसमें जो है गिरावट दर्ज हुई है। अब अवेयरनेस के बाद की बात आती है कि उसके बाद क्या?
उसके बाद का चरण होता है कि परचेजिंग पावर किसके पास है, फिल्मों की टिकटें कौन क्रय करता है। तो फिल्मों की टिकटें तो हिंदू लेता है, क्योंकि ईद पर भी फिल्में अगर रिलीज हो रही हैं तो उसको 100 करोड़ और 200 करोड़ और 300 करोड़ की ओपनिंग देने वाला या सप्ताह भर में कमाई देने वाला वो भी तो हिंदू ही है वस्तुतः। अब क्या हुआ है कि इसी अवेयरनेस का एक आर्थिक अनुवाद जो है वो हमें दिखता है इसमें, कि अब हिंदुओं ने इन फिल्मों का बहिष्कार करना आरंभ कर दिया है। और इन फिल्मों का बहिष्कार दो दो तरह से होता है। एक तो होता है कि फिल्मों का कंटेंट ही घटिया है, मान लो कि उसमें मतलब एकदम ही बेकार है, वो तो अपने कारण ही टैंक कर जाए, क्योंकि अब वो दौर रहा नहीं कि शाहरुख खान आ गए, बड़ा बैनर है, खूब पब्लिसिटी कर दिया, लोगों को पता नहीं और वो जाके देख लेते हैं। नहीं, अब लोग जो है वस्तुतः कंटेंट को देखने लगे, और पिछले 2-3 साल में ये ट्रेंड बदला है कि शाहरुख खान चाहे कुछ भी करके आ जाए, अगर कंटेंट नहीं है तो लोग देखते नहीं। और दूसरा बहिष्कार का कारण होता है कि जब आप उसमें हिंदू विरोधी और हिंदू घृणा से सने प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, कि गुंडा है उसके सर पे त्रिपुंड लगा रहे हैं, और आप धर्म से आजाद और इस तरह की बातों का प्रयोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेंड अभी तक हमने देखा है और जिस तरह से फिल्में फ्लॉप होती है, तो वहां पे उनका वो वाला कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, वो जो है अनुवादित होते हुए नहीं दिखता है, और उसका लाभ इनको कुछ भी नहीं मिलता है। अब लोग जो है सोशल मीडिया पर खास करके, और सोशल मीडिया ही नहीं है, सोशल मीडिया में यूट्यूब को थोड़ा अलग रखता है, लेकिन अगर उसको भी उसी दायरे में आप रखेंगे तो इनके कारण क्या हुआ है कि अब लगातार लोग पात्रों पर, संवादों पर और प्रतीकों पर, इन बातों पर चर्चा करने लगे हैं। इन बातों पर जब चर्चा आरंभ हो जाती है, तब लोगों को लगने लगता है कि इसके और नुएंसेस क्या है। उसका फिर विश्लेषण होता है, सिर्फ चर्चा या अवलोकन नहीं होता है, उसका गहन विश्लेषण होता है कि अगर शमशेरा में उसने त्रिपुंड लगाया तो वो बोल क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, उस त्रिपुंड को आप किस प्रकाश में दिखाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जब इस तरह के आप कह सकते हैं कि गंभीर विश्लेषण होने लगते हैं, इस तरह से विस्तार से अ, किसी बात पर चर्चा होने लगती है, और ये भी कब, ट्रेलर के ही समय से, या पोस्टर आया, पोस्टर में ही किसी को कुछ दिख गया। एक फिल्म में दिखा था कि दौड़ते हुए रणवीर जो है, ब्रह्मास्त्र का एक टीजर आया था, उसमें वो मंदिर में जूते पहन के दौड़ रहा है, लोगों को इससे भी आपत्ति होने लगी। अब जब आप एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करेंगे कि क्या हिंदुओं का, या जो भी लोग इस तरह से ट्विटर पे या फेसबुक पे चर्चा करते हैं, उनका इस तरह से उग्र होना वो क्या अच्छी बात है, कि फिल्मों में मंदिर में या उसके पास से जूते पहन के भाग रहा है तो उस पे भी आप जो है उग्र हो जाते हैं। अगर आप स्वतंत्र रूप से पूछेंगे मुझसे तो मैं कहूंगा कि नहीं, फिल्म है, हमें इतना नहीं घुसना चाहिए। जब इस तरह की चीजें होने लगती है, जब आप संदर्भ में देखते हैं कि इस लेखक का क्या इतिहास रहा है, ये जो प्रोड्यूसर है वो कैसा है, ये एक्टर जो है वो कैसा है, उसके स्टेटमेंट्स कैसे रहे, क्या वो वोक है, क्या वो एंटी हिंदू है, और तब जब इस तरह की उग्रता दिखती है, कट्टरता दिखती है, तब आगे से ऐसे विषयों पर, ऐसे प्रतीक चिन्हों को लेकर जब कोई भी फिल्म बनेगा या वेब सीरीज बनती है, तब इन लोगों को ध्यान रहेगा, क्योंकि अंततः आपका लक्ष्य है पैसे कमाना, बिजनेस है। वो पहले आपने जब जब लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था तो आप कुछ भी लिख कर, बोल कर, प्रदर्शित करके पैसे कमा लेते थे, और लोगों में उस तरह की जागृति नहीं थी कि हमेशा एक हिंदू ब्राह्मण जो है वो व्यभिचारी ही क्यों दिखाया जाता है, लाला को सूदखोर ही क्यों दिखाता है, एंथनी गोंजाल्वेज जो है वो अनाथ बच्चों को क्यों पालता है, अब्दुल जो है वो क्यों कहता है कि मेरा एक और बेटा होता तो उसको भी शहीद कर देता। तो इन प्रतीक चिन्हों का ये जो जावेद सलीमीकरण जो हुआ था कुछ समय तक हमारे फिल्मों में, आप जब जेम्स ऑफ बॉलीवुड जैसे हैंडल्स हैं उसको जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी चीजों को हमने जो है उसकी उपेक्षा किया, हमने अवॉइड किया है, कि हमें समझ ही में नहीं आता था कि इस स्तर पे भी खेल हो सकता है। और अब हमें पता चलता है कि अपने ही धर्म के प्रति, अपने ही राष्ट्र के प्रति, अपने ही देवी देवताओं और उनके प्रतीक चिन्हों के प्रति
हम में किस तरह से एक उनके घटिया होने का बोध आप कह लें, या उनको लेके हिंदू बच्चे जो हैं या हिंदू एडल्ट भी जो है उनसे अलगाव का अनुभव करने लगे कि मेरा धर्म तो ऐसा है, मेरे ब्राह्मण तो व्यभिचारी होते हैं, हमारा क्षत्रिय तो ऐसा होता है, वो गुंडाई करता है। इस तरह की बातें लगातार भरी गई। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं इसी विषय के कि क्यों ये फिल्में फ्लॉप होती है। तो एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, ये लंबे समय तक ये जो है चलता रहा। अब ऐसा नहीं होता है। अब इसका जो है असर जो है सीधा पलट गया है। पहले क्या होता था कि ये पिछले 10 सालों में हमने अधिक देखा है, जब जब पीआर एजेंसी जो है वो जब इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तब उन्होंने इस पॉइंट को भुनाना आरंभ कर दिया कि कुछ भी करो, अगर चर्चा में तुम हो तो लोग उसके कारण जो है तुम्हें देखेंगे। ये चलता रहा, एक लंबे समय तक चला। लेकिन हिंदुओं की जागृति का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पहले तो धीरे एक हल्का सा, मतलब फ्लैट लाइन ही आप कह लें, वो बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। लेकिन पिछले 3-4 सालों में ये जो है शूट किया है एक तरह से ऊपर की तरफ। अब इसके कारण क्या हुआ है कि जो ही इनका टीजर, ट्रेलर, मोशन पोस्टर या इस तरह से आते हैं, या ये लोग कुछ भी विवादित बात बोलते हैं, या एक दो फिल्मों में तो ऐसा हुआ है कि इन्होंने, अब जैसे पद्मावत जो फिल्म था, उसमें इन्होंने उल्टा दिखाने की कोशिश की, जो कि एक्चुअल फिल्म में नहीं था। वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट इन्होंने दिखाने की कोशिश की। इन्हें लगा कि हम विवाद उत्पन्न कर देंगे और उसके बाद जो है लोग देखने जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसके बाद फिर शमशेरा तक आप आइए, तो लगातार ऐसे जब जब दुष्कृत्य हुए हैं तो उनका प्रभाव आपको देखने को मिला है कि अब ये दाव नहीं चलता कि कोई भी कुछ भी विवाद उत्पन्न कर दो, लोग जो है देखने पहुंच जाएंगे कि अरे आखिर क्या है इसमें। वो क्यूरियोसिटी, वो जिज्ञासा के कारण जो होता था वो अब खत्म हो चुका है। शमशेरा का त्रिपुंड हो, लीला का आर्यावर्त हो कि एक हिंदू स्टेट बन चुका है और वो पूरा तानाशाही है, और उसमें आपने देखा कि हिंदू के तमाम प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया था। पाताल लोक याद होगा, जिसमें मंदिर में जो है मांस भक्षण हो रहा है, पुजारी जो है वो बलात्कार करता हुआ दिखाया जाता है। कुतिया का नाम सावित्री रखा जाता है। उसके बाद फिर आपने अलग अलग कालखंडों में कुछ कुछ एक्टर्स के आपने कथनों को सुना होगा। आलिया भट्ट कुछ बोल रही है, पूरा बॉलीवुड तो आपको पता ही अधिकतर वो खो रखा है। दिवाली पे ज्ञान देने की बातें होती हैं, या जो कंप्लीटली एंटी हिंदू नैरेटिव लेके चल रहा है उद्धव ठाकरे, उसके साथ खड़े हो जाते हैं ऐसे समयों में भी जब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्षय कुमार जो है ज्ञान देता है कि वैष्णो देवी मैं नहीं जाता हूँ, मैं तो अब गरीब को दे देता हूँ, उतना पैसा बच जाएगा। दीपिका पादुकोण जो है वो जेएनयू में जाके खड़ी हो जाती है। तो ये सब जब जब होने लगा है, तो इससे जो पब्लिसिटी इनको मिली थी वो नेगेटिव पब्लिसिटी डायरेक्ट नकारात्मक रूप से ही उनको आर्थिक क्षति पहुंचाती हुई दिखी। वो यह करती नहीं दिखी कि इनसे इनको लाभ हो रहा है, उनकी फिल्में जो है ज्यादा चल रही। दीपिका की फिल्म जो छपाक थी, उसका विषय अच्छा था। लोग अब ऐसे विषयों पर बनी फिल्मों को प्योर कंटेंट के ही कारण जो है देखना चाहते हैं। लेकिन दीपिका जब चुनाव करती है अपने पीआर टीम के प्रभाव में आके, कि उन्हें लगा कि भाई वामपंथी तो पूरा देख लेंगे फिल्म, हम जो है जेएनयू में चले जाते हैं और राष्ट्रद्रोहियों के साथ जो हम खड़े हो जाते हैं, वो जो है बैकफायर कर जाता है। और हमने हर ऐसे मामलों में, मैंने आपको बताया कि लगातार देखा है कि बैकफायर किया। अब दीपिका हो, रणवीर हो, आलिया हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, अनुराग कश्यप हो, ये जो पूरा गैंग है, जो चाहे हिंदू हित के मामले हो, जैसे अभी सच तन से जुदा वाला चल रहा है, तो जब ये लोग तबरेज पे ज्ञान देने लगते हैं, किसान आंदोलन पे ज्ञान देने लगते हैं, या अन्य समयों पर ज्ञान देते हैं, वो अचानक से हर सप्ताह होती हत्याओं पर एक शब्द नहीं बोलते। रामनवमी में 7 स्टेट में राइट्स हुए, दंगे हुए, उस पर एक शब्द नहीं बोलना चाहते। तब लोग जो है ठान लेते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, इनकी फिल्मों का, इनका तो बजट भी जितना होगा वो हिट होना तो छोड़ ही दो, बजट रिकवर होना भी
जो है वो संभव नहीं दिखता। और आने वाले समय में आप देखते जाएंगे कि इनकी फिल्मों का बहिष्कार जो है पोस्टर आते ही या फिल्मों का नाम जो है उसकी घोषणा होती है उसी समय से आरंभ हो जाती है। अब इसमें एक जो है अभी भूल भुलैया 2 आई थी, उसमें भी गौमूत्र को लेके और पंडित को लेके कुछ कुछ उल्टे सीधे दृश्य हैं। लेकिन भूल भुलैया में कार्तिक आर्यन हो या उसके जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने यह ध्यान रखा कि फिल्म से पहले किसी भी तरह का विवाद हमें करना ही नहीं। जो ये अभी तक पीआर टीम इनका जो बाकियों को कहता है कि आप त्रिपुंड लगा के ये सब दिखा दीजिए, कार्तिक आर्यन ने न तो एक स्टेटमेंट कहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो जब तक इस फिल्म में क्या है और कितना हिस्सा उस तरह का दिखाया गया है उस पर चर्चा होती, तब तक ये फिल्म अच्छा खासा व्यापार कर चुकी थी। तो इसको आप एक अपवाद मान सकते हैं। अब जो है इसके उलट जो बिना पब्लिसिटी के कुछ फिल्में चली हैं, उन्हें अगर देखा जाए तो उसमें आप देखिए कश्मीर फाइल्स है एक। पूरी दुनिया जो है महामारी से जूझ रही थी, लोग जो है सिनेमा हॉल्स में जा नहीं रहे थे, अंडर कैपेसिटी सिनेमा हॉल्स में, मतलब 25% कैपेसिटी पे फिल्में दिखाई जा रही थी, इस तरह से चल रहा था। कश्मीर फाइल्स आती है और उसका कंटेंट इतना अधिक पावरफुल था कि उसके कारण लोगों ने देखा। और इस पे राम गोपाल वर्मा ने काफी लंबा एक बनाया कि मतलब फिल्म मेकिंग के लिहाज से तो ये फिल्म कहीं नहीं टिकती। मतलब तकनीकी जो होता है ना कि सिनेमेटोग्राफी कैसी है, इसके डायलॉग्स कैसे लिखे गए हैं, इसमें जो है बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है, इसमें वीएफएक्स का कैसा प्रयोग किया जाए, इन सब मापदंडों पर अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट डायरेक्शन को भी आप देखेंगे, तो यह फिल्म औसत है। लेकिन जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं फिल्म या किसी भी आर्ट फॉर्म की आप बात करते हैं, एक होता है फॉर्म और एक होता है कंटेंट, सामग्री, और उसको किस आकार में प्रदर्शित किया गया है। फिल्मों में भी यही होता है कि आपने जो विषय चुना है, और ये इस विषय पे मैं थोड़ा लंबा बोलना चाहूंगा कि कश्मीर फाइल्स के संदर्भ में आप देखेंगे कि इसकी कहानी जो थी और इसका विषय जो था, वो फॉर्म और कंटेंट वाला जो डिबेट होता है कि 50-50 दें, 60-40 हम इन दोनों में सामंजस्य बिठाएं, इसमें कंटेंट 90% जगह ले चुका था और मात्र 10% ट्रीटमेंट का काम था इस पे कि इसको आप कैसे प्रदर्शित करना चाहते हैं। ऐसी नृशंस हत्याएं जिसको लगभग 30 सालों तक दबा के रखा गया और इसे पलायन जैसे शब्द में समेट दिया गया था, हमें बताया नहीं गया। विवेक अग्निहोत्री ने क्या किया कि उन क्रूर और नृशंस हत्याओं को एज इट इज रख दिया। उसमें कोई आपको ट्रीटमेंट और उसमें जो होता है ना कि आर्ट विद्रूपता को भी एक तरह से दिखाता है, उसका उसका एक तरीका होता है कि हम वायलेंस को भी कितने आर्टिस्टिक तरीके से हम रख सकें। यहां पे कुछ नहीं किया गया। यहां पे लग रहा था कैमरा रख दिया और बोला कि हाँ अब जो है ये हुआ है, इसको एक्ट आउट करना है और जितनी ब्रुटैलिटी से किया जा सकता है। तो इस फॉर्म और कंटेंट की लड़ाई में जब कंटेंट आपका इतना पावरफुल रहेगा तो ऐसी फिल्में जो है चलेंगी। उसके बाद दूसरा उदाहरण है रॉकेटरी का। बहुत बड़ा बजट नहीं है, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई। इनफैक्ट पहले 2-3 मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था जब लगा, और मैं खोज रहा था, मैं इस फिल्म की प्रतीक्षा मतलब लगभग 1 साल से कर रहा था, और ये कोरोना कारण जो है ये रुक जाती है फिल्म। जब अनाउंस हुआ था तब से मैं कर रहा था क्योंकि मैंने नामी नारायण जी के बारे में काफी पढ़ रखा था। जब ये मैं खोज रहा था तो इस ऐसी फिल्मों को स्क्रीन्स आरंभ में नहीं दिए जाते। पूरे नोएडा में मात्र 2 जगह ये फिल्म लगी हुई थी, 2 से 3 जगह पे। मैं वहां पे गया देखने, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो था। अब चूंकि शुक्रवार था तो लोग कम ही थे, 10-12 लोग देख रहे थे। लेकिन उसके बाद जब लोग बाहर आने लगे और इस पे चर्चा होने लगी, तब इस फिल्म ने ठीक ठाक जो है व्यापार किया है। हिंदी वर्जन ने अच्छी कमाई की है, तमिल ने भी की है 3-3 भाषाओं में। और इसमें आप देखेंगे कि फॉर्म भी अच्छा है, जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, साउंड इफेक्ट्स इसके इतने जानदार हैं,
विषय इसका इतना अच्छा है, और जो एक्चुअल होता है ना, अनअपोलोजेटिक होना, इसमें आप देखेंगे कि आरंभ ही फिल्म का होता है कि हिंदू वैदिक मंत्र जो है वो पढ़े जा रहे हैं, और वहां से फिल्म की शुरुआत होती है। जब इस तरह की चीजों को आप धीरे धीरे फिल्मों में पुश करते हैं, अब मैं इस बात पे क्यों इतना बल दे रहा हूं, इसका एक कारण है। आपने हॉलीवुड की कोई भी फिल्म देखी होगी, उसका कोई वेब सीरीज देखा होगा, आप देखेंगे कि उसमें एक गुड क्रिश्चियन होना, उसमें तुम चर्च जाते हो कि नहीं संडे को, इन बातों पे चर्चा होती है। नायक या नायिका जब अंतर्द्वंद की स्थिति से गुजर रहा होता है, तो वो हमेशा गॉड के बारे में, जीसस के बारे में उससे वार्तालाप करने की कोशिश करता है। तो उसमें इन सब चीजों को, उनके रिलीजन के सिंबल्स को, इमेजरी को, उसको ठूसा जाता है जानबूझ करके। ये आपको हर 90% फिल्मों में दिखेगा। लेकिन वही आप हिंदी फिल्मों में अगर हिंदुओं का चित्रण भी कर रहे हैं, तो भगवान को गाली देते दिखता है, घंटी बजा देगा और जाके मतलब अपने सारे दुखों का या जो भी है उसका वहां पे वो, तो एक नकारात्मक पोर्ट्रेल ही दिखता था। और नॉर्मली भी सटल तरीके से भी, कि किसी का घर है तो उसमें कोई सीन का आरंभ हो रहा है, किसी दृश्य का या किसी सीक्वेंस का, तो उसमें आप डाल सकते हैं, इस तरह से शुरुआत की जा सकती है कि कोने में जो है माता जी पूजा पाठ कर रही हैं। धोनी फिल्म में दिखाया गया कि माता जी पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसका भी ट्रीटमेंट अगर आप देखें कि क्यों किया गया, उसमें दिखाया कि माँ जो है पूजा पाठ कर रहे, उसी के कारण ये सब हो रहा है। इस तरह से नहीं, आप बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से ये सब दिखा सकते हैं कि वो जो है उसके घर में एक जगह पे घंटी की आवाज आ रही है और वहां से फिर एक संवाद का आरंभ होता है। इन सब चीजों को आप डायरेक्टली पुश नहीं करते हैं, क्रिश्चियन फिल्मों में किया जाता है। तो वही नाम्बी इफेक्ट जो है, रॉकेटरी फिल्म, उसके भी चलने का यही कारण रहा है कि उसका कंटेंट इतना अधिक तगड़ा था कि ये पूरा तंत्र लग गया और उसे उतने स्क्रीन नहीं मिले। लेकिन धीरे धीरे 4 सप्ताह बीत चुके हैं और वो धीरे धीरे जो है वो पिक करती जा रही। पहले नाम पे फिल्में बिकती थी, अब वो दिन चले गए। अब अगर आर माधवन भी अच्छी फिल्म बनाते हैं तो वो भी चलेगा। मेजर फिल्म अभी आई थी, उस फिल्म का हीरो जो है उतना प्रसिद्ध नहीं है, उतना बड़ा स्टार नहीं है, और वो फिल्म इतने अच्छे से बनाई गई, इस कारण वो चली। हिंदी में आप देखिए बहुत अच्छा बिजनेस उस फिल्म में ने किया है। कश्मीर फाइल्स की अगर बात कर ले, उसमें कोई बड़ा नाम तो उस तरह से है नहीं, फिर भी वो फिल्म चलती है। अब बात यह है कि हिंदू मूल्यों का और राष्ट्रीय मूल्यों का, उनका सटीक चित्रण होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रवादी का चोला ओढ़े हुए भी कि मैं सबसे ज्यादा टैक्स देता हूं और मैंने तो जो है मंगलयान पे फिल्म बनाई, मैंने जो है पैडमैन बनाई, मैंने ये बनाई वो बनाई, गोल्ड फिल्म बनाई, ये सारा करते हैं और आप अक्षय कुमार हैं, लेकिन अगर आप पृथ्वीराज फिल्म बना रहे हैं, उसमें आप मूंछ तक नहीं उगा सकते हैं, उसमें आप दिखाते हैं कि आप ऐसे हाथ बंधा हो, उसमें इतना लूज है कि हाथ निकाल के भाग जाए पृथ्वीराज। जब इस तरह से आप कैजुअल ट्रीटमेंट करेंगे हमारे जो राष्ट्र के महापुरुष हुए हैं, जिनके कारण हमारी अपनी हमारा अपना अस्तित्व, हमारा अपना राष्ट्रीय अस्तित्व जो है उस पे उनके दिए गए बलिदानों पे टिका हुआ है, और आप इस तरह से चित्रण करेंगे तो फिर आपको भी लोग नकारने लगेंगे। आप अक्षय कुमार का देखिए, पृथ्वीराज पीटी, लक्ष्मी बॉम्ब वो बना रहा था, उसमें भी एक तो लक्ष्मी नाम से कई लोगों को आपत्ति थी, और उसके बाद फिर जिस तरह के प्रतीकों का प्रयोग किया है उस पर आपत्ति थी, वो भी फिल्म फ्लॉप हुई। बच्चन पांडे जो है वो भी फ्लॉप हुई। तो मंदिर में दान देने वाली बात जो इनकी थी कि जो बिना काम का हिंदू जो है मंदिर जाते हैं, ये सब, तो लोग अब इनकी हर फिल्म के पहले यही बात याद दिलाते हैं कि यार इसको तो याद करो, ये तो बोलता था कि भाई मंदिर में दूध क्यों चढ़ाते हैं, चढ़ावा क्यों देते हैं, तो ठीक है हम लोग इसकी फिल्म नहीं देखेंगे, वो पैसा हम अपने मंदिरों में दान कर देंगे या गरीबों में हम दान कर देंगे। धाकड़ जो है फ्लॉप हुई है, तो एक दो लोग टॉन्ट मार रहे थे जब मैं इसी विषय पे ट्विटर पे लिख रहा था, तो उन्होंने कहा कि धाकड़ और पृथ्वीराज क्यों फ्लॉप हो गए, अगर राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रवादी
लोगों को प्रमोट करते हैं तो, और जो विरोधी है उसको जो है बहिष्कार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को कुछ भी दे दो वो देख लेगा, चूंकि उसमें कंगना रनौत है या अक्षय कुमार है। भाई हमें अपना पैसा खर्च करना है तो हम तो यह देखेंगे ना कि उस फिल्म में और क्या है। अब एक्टिंग खराब हो, डायरेक्शन खराब हो, विषय खराब हो, तो वो फिल्म क्यों कोई देखने जाएगा, चाहे वो किसी ने भी बनाया हो। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आपने समझौता कितना किया है। आपने मतलब फॉर्म और कंटेंट दोनों ही आपका खराब है, तो उसको हिंदू हो मुसलमान हो कोई नहीं देखेगा। इसी कारण से चाहे धाकर हो या अक्षय कुमार की फिल्में जो है वो फ्लॉप हो रही है। अब आता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो आए हैं उनके अभ्युदय के कारण भी इन फिल्मों का जो पहले चल जाती थी नाम के कारण, अब जो है उनका मतलब वो लगातार एक एक डिक्लाइन पे है और लोग उन्हें नहीं देखना चाहते। अब लोगों के हाथों में रिमोट है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि घरों में बड़े स्क्रीन्स, मतलब 32 इंच का टीवी अब मुझे लगता है कि एक नॉर्म हो गया। 32 इंच, 43 इंच, 55 इंच का टीवी अब आपको मिडिल क्लास घरों में दिखने लगा है। साथ ही अब धीरे धीरे केबल की जगह ओटीटी ने ले रखा है और ये स्मार्ट टीवी आने लगे हैं। तो उससे क्या है कि अगर आप 600 रुपया दे के एक ओटीटी ऐप जो है उसका साल भर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप अमेजॉन के एक प्राइम के मेंबर हैं तो आपको फ्री में डिलीवरी भी मिल रही है, प्लस आपको जो है अमेजन प्राइम वीडियो जो है उसका सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। उसी तरह डिज्नी हॉटस्टार, तो इन सब का अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन प्राइस एक एक फिल्मों के एक एक टिकट के बराबर है, जो मल्टीप्लेक्स की टिकटें होती है। और मल्टीप्लेक्स की टिकट सिर्फ एक टिकट नहीं होती है, आप वहां तक जाते हैं, आप कैब से जाओगे, उसके बाद अगर आप पत्नी के साथ हो, अपनी प्रेमिका के साथ हो या जिसके भी साथ हो, आप जाओगे तो वो कुछ खाएंगे भी वहां पे। मतलब मेरा दिमाग बनना गया, 300 रुपये की पेप्सी कौन पीता है भाई? जो 30 रुपये में मिल रहा है वो 300 में दे रहे हैं, उसमें भी आधा बर्फ डला हुआ है। लेकिन लोग जाते हैं कि नहीं नहीं ये फिल्म का एक्सपीरियंस है ये करने के लिए। अब क्या है कि लोग स्मार्ट टीवीज के कारण ये सोचने लगे हैं कि जहां मैं एक फिल्म देखने जाऊं तो मिनिमम अगर 1000 मेरा खर्चा हो रहा है और साल में मैं मान लो कि 20 फिल्में देखना चाहता हूं या 10 ही देखना चाहता हूं, तो 10,000 रुपया खर्चा हो रहा है। उतने में आप बताइए कि क्या सारे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लगभग 90% प्लेटफॉर्म जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनका सब्सक्रिप्शन ऐसे ही आ जाता है। और आप सिर्फ 20 फिल्में नहीं देखते हैं, आप कई वेब सीरीज देख सकते हैं और ऑन डिमांड देख सकते हैं। ना इंटरमिशन का झंझट है, ना कोई पेप्सी का 300 रुपया आपसे ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है। पेप्सी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मतलब कोक या जो भी है तो वो है, या पॉपकॉर्न। इन सब चुनावों के कारण अब लोग जो है इन सब चीजों को लेके कि फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब वो ज्यादा कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हैं और ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको ज्यादा दिख भी रहा है कि उनके साथ कहां पर क्या हो रहा है, हिंदुओं के प्रति या राष्ट्रीय चिन्हों के प्रति जो किस तरह के संवाद किए जा रहे हैं, किस तरह की चर्चा हो रही है। तो अब लोग जो है, एक तो उनके पास डेटा भी अब अधिक आ गया है और दूसरा सोशल मीडिया पे भी उसकी चर्चा अधिक हो रही है, और तीसरा जो फिल्म आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, ये सारा मिला करके फिर वो ऐसी फिल्मों को चुनने लगते हैं जो पहले वो ऐसे ही चले जाते थे देखने के लिए, अब उनके पास चुनाव होता है। अब पहले का दौर नहीं रहा कि 2 महीने में या 1 महीने में किसी एक बड़े स्टार की फिल्म आ रही है। मतलब आप याद कीजिए कि 90 का दशक हो, जब से मतलब हमारी जनरेशन ने फिल्मों को देखना आरंभ किया सिनेमा हॉल में, तो आरंभ में तो सिंगल स्क्रीन ही हुआ करते थे, उसके बाद मल्टीप्लेक्स का आता है। फिर भी आप देखेंगे कि सलमान खान की फिल्म आई, आमिर की फिल्म आई, ऋतिक रोशन की फिल्म आई। ये जो 4, 5, 6 लोग थे जो एक गजब की फैन फॉलोइंग रखते थे, तो पता होता था कि दिवाली पे किसकी आएगी, क्रिसमस पे किसकी आएगी, ईद पे किसकी आएगी। 4-5 फिल्मों का आप उनकी जो है प्रतीक्षा करते थे। अब वैसा दौर नहीं है। अब हमें साउथ की भी फिल्में उपलब्ध हो जाती है, फिल्म रिलीज हुई, हम प्रतीक्षा करते हैं कि 1 महीने में ओटीटी पे आ जाएगा, हम वहां पे देख लेंगे। हम क्यों जो है अधिक पैसा खर्चा करने जाए। तो इन कारणों से भी
इन पे जो है प्रभाव पड़ा है कि आप अब वो शमशेरा को उत्तरपुण्य लगा के और ये सब करके बेच नहीं सकते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा कारण है बिके हुए रिव्यूअर्स का। ये जो समीक्षक होते हैं उनका क्या हुआ है कि पिछले 10-15 सालों में जैसे जैसे पीआर एजेंसी का कार्य जो है वो इवॉल्व हुआ है डिजिटल मीडिया के भी इवोल्यूशन के कारण, तो क्या हुआ कि ये लोग अब 100 करोड़ में अगर फिल्म बना रहे हैं तो 40 करोड़ रुपया पब्लिसिटी के नाम पे पीआर एजेंसी ले लेती है। 30-40 करोड़ रुपया मतलब 30-40% ऑफ बजट जो है वो जाता है कि फिल्म के आने से पहले हम जो है माहौल बनाएंगे, हम जो है आपका इंटरव्यू अरेंज करवा देंगे, हम फेवरेबल रिव्यूज लिखवा देंगे, हम आपके कॉलेजेज में जाके जो है वार्तालाप करवा देंगे, टाउन हॉल मीटिंग्स करवा देंगे। और इसके कारण क्या होगा कि फिल्म भी बनती रहेगी और वो चर्चा में भी रहेगी। और उसके बाद जब फिल्म आएगी तो हम एक एक क्रेसेंडो मतलब ऐसा क्रिएट कर देंगे कि अब यहाँ पे जाके लोगों को तो देखना ही आखिर क्या है। तो क्या होता है कि जब आप एक फिल्म के साथ ऐसा करते हैं, साल में एक फिल्म या 2 फिल्म 3 फिल्म आ रही किसी बड़े स्टार की, तो वो मतलब समझ में आता है। उसके बाद क्या हुआ कि हर फिल्म जो है उसको 3 और 3.5 स्टार ही मिल रहे हैं। आप जाके देखिए। और ऐसी फिल्में मूलतः वो हैं जिन फिल्मों को देखने के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो 1 स्टार के भी लायक नहीं है। अब जी है तो जी का म्यूजिक भी है बिजनेस, उसका अपना प्रोडक्शन हाउस भी होगा, उसका टाइम्स है तो उनका अपना है, सोनी वाले हैं उनका अपना है। अब ये लोग क्या करते हैं कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे नेगेटिव नहीं डाल सकते, उनके प्लेटफॉर्म, ये इतना घालमेल हो गया कि आपको बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि किसी फिल्म को 1 स्टार या आधा स्टार या 2 स्टार मिलता है। सबको 3.5-3 स्टार ये लोग देने लगे। तो लोगों का जो है विश्वास इनसे उठता गया। अब लोगों का विश्वास जब इनसे उठ गया तो लोग रिलाय किस पे करते हैं? अब लोग रिलाय करते हैं ट्विटर पे क्या लिखा जा रहा है इसके बारे में, और हमारी तरह के लोग क्या लिख रहे हैं। अब विचारधारा का यहाँ पे विचारधारा की एंट्री हो जाती है कि हम उन्हीं की बातों पर विश्वास करेंगे जो हमारे अपने लोग। हम अब वामपंथी जो रिव्यूअर्स हैं उनकी बातें स्वीकार नहीं करने वाले हैं कि बिना काम का ये जो है मतलब कुछ भी ठूस ठास के को पैसे लिए हुए लोग हैं, वो कुछ भी लिख रहे हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि ये तो अपना है, इसके बारे में पॉजिटिव लिखना है। तो वो तो सोशल मीडिया पर और कंटेंट देखने के बाद लोग लिखते हैं। अब लोग लंबी समीक्षा तो नहीं करते लेकिन वो बता देते हैं कि यार शमशेरा जो है बेकार फिल्म है, इतना काफी है। जब इस तरह की बातें होने लगती है तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होता है वो बहुत अधिक होता है, लोगों में अवेयरनेस आती है और काफी लोग अनबायस्ड रिव्यू जो है वो लिखने लगे। आप चाहे फेसबुक पे लिखे या फिर यूट्यूब पे भी आपको जो है लगातार इस पे दिखने लगेगा। एक बात और है कि ये जितने रिव्यूअर आजकल समाचार पत्रों में या पोर्टल्स पे लिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि 90 to 95% लोगों को समीक्षा का स भी पता है। रिव्यू के नाम पे ये लोग क्या करते हैं, एक कहानी बता देंगे ये लोग और उसके बाद बता देंगे कि गजब ये फिल्म तो ऐसी है। 10-20 एडजेक्टिव जो है विशेषण का प्रयोग करते हैं और बता देते हैं कि गजब का, सब चीज गजब का। बस इनका यही ध्येय रहता है। ये लोग नेगेटिव रिव्यू नहीं लिखते। इन्हें पता भी नहीं है कि हम जब फिल्म की समीक्षा करते हैं, अब कोई अगर देख रहे हो, जिनको करने की इच्छा हो या उन्हें स्ट्रक्चर चाहिए, तो फिल्म में कहानी के बारे में कभी पूरी तरह से मतलब पूरा प्लॉट ही नहीं उगल देना चाहिए। आप मोटे तौर पे 1 से 2 लाइन में बताते हैं ये फिल्म है किस बारे में, उसका उतना ही है। उसके बाद आप चर्चा करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसा हुआ है इसका, ट्रीटमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट हैं, पात्र, एक्टर और एक्ट्रेस, उनका कैरेक्टर का डेवलपमेंट कैसा है, वो कहां से चला है कहां पे पहुंचा है, सिचुएशन कैसे कैसी परिस्थितियों में फंसा है, इस पे आप चर्चा करते हैं। आप डायरेक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या कोई ऐसा दृश्य है या क्या कोई ऐसा फ्रेम है जिसके ऊपर डायरेक्शन जो है मतलब गजब का रहा है, उसने एक फ्रेम में कुछ भी जाया नहीं किया है। अगर कहानी में नायक ने किसी चीज को टच किया, वहां पे फोकस है, तो उसका प्रयोग आगे जाके होता है।
आप सिनेमेटोग्राफी पर, कैमरे के काम पे चर्चा करते हैं, आप बैकग्राउंड स्कोर पे बात करते हैं कि उसका कहानी को साथ साथ ले जाने में या संवादों को एनहांस करने में या संवादों की अनुपस्थिति में म्यूजिक कैसे टेक ओवर करता है सस्पेंस क्रिएट करने के लिए या कहानी को एक नया आयाम देने के लिए, आप उस पर चर्चा करते हैं। अगर गाना है, संगीत है उसमें, तो उस पर चर्चा करते हैं कि गीत के बोल कैसे हैं, क्या वो कहानी को कहीं ले जा रहे हैं या एब्रप्टली डाल के आइटम सॉन्ग के नाम पे हम निकाल रहे हैं। इन सब चीजों पे एक एक करके चर्चा की जाती है, चाहे आप, और ये भी जान लीजिए 50 वर्ड का रिव्यू नहीं होता है, वो प्रतिक्रिया होती है, उसको समीक्षा कहना बंद कीजिए। 300 शब्दों में भी गहन समीक्षा नहीं की जा सकती। अगर आपको ढंग की समीक्षा करनी है तो कम से कम आपको 700-800 शब्द लगेंगे, और फिर मतलब ज्यादा से ज्यादा में तो कोई अंत ही नहीं है कि कितने आप कर सकते हैं। इन सब चीजों पे कि किन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, अगर कहीं पे अधिक फोकस किया गया तो उसका क्या मतलब हो सकता है, उसका क्या अर्थ है, इन सब चीजों को हम देखते हैं तब पता चलता है कि बनाने वाले ने कितना अपना मस्तिष्क का प्रयोग किया है। क्या उसने कोई ऐसी बात तो नहीं की। एक अच्छे डायरेक्टर के बारे में कहा जाता है कि वो फिल्म का एक फ्रेम भी वेस्ट नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। जहां जहां जो दिखना है वही दिखाया जाता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जिसके होने का कोई औचित्य नहीं है कि उसको हम हटा भी दें तो उसका कहानी पे जो है कोई प्रभाव ना पड़े। कल ही मैं जादूगर देखने बैठा, 2 घंटे 47 मिनट की फिल्म। पहले 26 मिनट में सूत्रधार का भी प्रयोग किया है, नेपथ्य से आवाज भी आ रही है कि फिल्म में क्या हो रहा है। नॉर्मली जब सूत्रधार का प्रयोग होता है फिल्म को स्पीड अप करने के लिए कि हम कुछ स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, उसको हम दिखा नहीं सकते, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे के लिए होता है। इस फिल्म में पहले 26 मिनट में सूत्रधार वही बोल रहा था जो स्क्रीन पे चल रहा है, और वो कहानी 26 मिनट में 2 मिनट भी आगे नहीं बढ़ी। आप सोचिए कि आज के समय में 2 घंटे 47 मिनट की फिल्म कोई क्यों बनाता है जिसमें आप 26 मिनट ऐसे ही बर्बाद करते हैं। फिर मैंने सोचा कि और देखता हूं कहीं आगे कुछ हो जाए। 35 मिनट जाते जाते मैंने सर पकड़ लिया कि नहीं भाई, नहीं देखनी है मुझे फिल्म। तो इस तरह की फिल्म होती है कि फिल्म मेकिंग ऐसे नहीं कि आप बिना काम का बर्बाद किए जा रहे हो, चूंकि नेटफ्लिक्स पैसे लगा रहा है तो आप कुछ भी किए जाए। खैर, विषयांतर हो गया थोड़ा सा। मैं बात कर रहा था कि कैसे पीआर एजेंसीज का टेक ओवर जो होता है वो कंटेंट को कंप्लीटली ओवरलैप कर देता है और सोचता है कि सिर्फ पब्लिसिटी के दम पे हम फिल्में हिट करवा लेंगे। आप याद कीजिए कि पहले, और पहले मतलब आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेलर आता था और उसके बारे में चर्चा होती थी। उसके बाद पीआर का गेम बदलने लगा क्योंकि सारे लोग ट्रेलर निकाल रहे हैं। ट्रेलर 1 आ रहा है, फिर ट्रेलर 2, फिर ट्रेलर 3 आने लगा, पोस्टर आने लगा, उस पे बज जो है जनरेट हो रहा है। पोस्टर के बाद आया मोशन पोस्टर, उस पे बज जनरेट हो रहा है। मोशन पोस्टर के बाद आता है टीजर, टीजर 1, टीजर 2, टीजर 3। उसके बाद आएगा टीजर ट्रेलर, फिर आता है ट्रेलर। ट्रेलर भी इतना, मतलब एक समय तक अगर आप किसी फिल्म को इस तरह से वॉच कर रहे हैं तो आपको ट्रेलर 3 तक पहुंचते पहुंचते पता चल जाएगा पूरी फिल्म में क्या है। ये लोग पहले ही दिखा देते हैं। आप ये अनंत काल तक ये जो है करके नहीं बेच सकते कि भाई ट्रेंड करवा दिया हमने, ये चर्चा में आ गई फिल्म, एकदम चर्चा में रहेगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि कितनी खोखली आपकी फिल्म है, क्या ट्रेलर है। लोग अब अपना दिमाग ये लोग लगाने लगे हैं क्योंकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़ गया है। पहले हम सिर्फ रिलाई करते थे कि हम जो है फलाने समीक्षक ने क्या बोला है, एंटरटेनमेंट सेक्शन में क्या छप रहा है, हम उस पर काफी रिलाई करते थे। अब क्या है कि ट्विटर पे जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, फेसबुक पे जैसे जैसे ज्यादा लोग आते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जैसे जैसे लोग ज्यादा आते रहे, और यूट्यूब का कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ा है, तब लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है कि नहीं भाई ये फिल्म देखने लायक नहीं, इसको हम नहीं देखने, क्योंकि उनको न सिर्फ पीआर का कंटेंट मिलता है बल्कि उनको पीआर वालों के अगेंस्ट वाले, मतलब सिर्फ पॉजिटिव 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 नहीं, उनको अब नेगेटिव भी कि इस फिल्म में और क्या है, एक्चुअल या अनबायस्ड रिव्यू जिसको बोल सकते हैं वो भी अब लोगों को मिलने लगा। अब इसी सोशल मीडिया के ही उपयोग के कारण
अब सुपरस्टार के फ्रेंजी का, उनको लेके जो एक पागलपन होता था, उसका दौर अब जो है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि सुपरस्टार अब खुद ही सोशल मीडिया में इतना अधिक दिखने लगा है। सबका अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट है, सब दिन में 4 बार कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। जब आप इतना लिखने लगोगे, इतना ज्यादा एक्सेसिबल हो जाते हो, और फिर आप उन मुद्दों पर नहीं लिखते जिन पे आपको वास्तव में लिखना चाहिए, या आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके लिए पैसे खर्च करती है, उसके साथ आप खड़े होते नहीं दिखते हो, तब वो मोह भंग होना आरंभ हो जाता है कि यार आमिर खान पे तो मैंने इतने पैसे लगाए, इतनी बार इसकी फिल्में देखी, और ये तो कह रहा है कि मुझे तो भारत में डर लगता है। शाहरुख खान तो ये बोलता है इस तरह। तब उनसे मोह भंग होने लगता है, और फिर वो जो सुपरस्टार के लेके जो दीवानापन जो था, उसका आवरण जो है वो जो है फटने लगता है, और विद्रूप सच्चाई जो है वो सामने आने लगती है। लोग अब याद रखते हैं, ये भी एक कारण है कि लोग याद ना भी रखें तो सोशल मीडिया उसको हमेशा रिसाइकल करता रहता है। दीपिका की फिल्म आएगी तो हमेशा एक क्लिप चला दिया जाएगा कि वो देखो वो हीरोइन बन रही थी वो सीए प्रोटेस्ट के टाइम में शाहीन बाग और जेएनयू में खड़ी होकर। तो उसकी अब फिल्म के हिट होने की संभावना जो है वो नगण्य की ओर जो है अग्रसर है। खान लोगों का डर, उनकी चुप्पी, इस पे काफी मैं बोल चुका हूं, वो भी भारत रहने लायक नहीं है। फिर आप तुर्की के जो है प्राइम मिनिस्टर, जो रैबिड हिंदू हेटर है, इंडिया हेटर है, उसके साथ आप खड़े दिखते हैं। उसके बाद शाहरुख खान का स्टेटमेंट या उसकी चुप्पी जो आती है। सैफ अली खान जो अपने बच्चों का नाम ऐसे ऐसे लोगों के नाम पे रख रहा है जिन्होंने करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों को कटवाया है, मरवाया है, जिनके कारण लोग कटे मरे। तो लोग जो है इन सबको याद रखते हैं। अक्षय कुमार का मंदिर वाला कमेंट हो गया। अब अक्षय कुमार के साथ यह है कि वो एक बार कमेंट करने के बाद फिर वो लगातार बना रहा है उसी तरह की, उसको समझ में आ गया कि किस तरह की फिल्में काम करेंगे, लेकिन लोग उससे नाराज हैं। तो वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश में लगा। उसकी पत्नी भी उसके मतलब कंप्लीटली एक वोक बीवी और राष्ट्रवादी पति टाइप का उसका हो गया। अब राष्ट्रवादी तो कोई नहीं है, सब जो है पैसावादी लोग हैं। जिसको पैसा मिलेगा तब तक वो राष्ट्रवाद की धुनी जो है वो रमाए हुए हैं। अब सबकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें जितने लोग हैं जिसको आपने 300 करोड़ की कमाई करवा के दी है, उसका भी कोई राष्ट्रवाद से लेना, पैसा इन सब का माई बाप है। लेकिन हाँ, हम उसके समर्थन में क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि वो हमारी विचारधारा को लेके, भले उसका मूल उद्देश्य पैसा कमाना हो, लेकिन अगर वो सॉफ्ट पावर हमारी विचारधारा को लेके बढ़ा रहा है, तब हम उसके समर्थन में खड़े होते हैं कि ऐसे फिल्मों को भी दिखाया जाना चाहिए बाहर। तो अक्षय कुमार के भी केस में थोड़ा सा वही है कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि एक बार उसने ऐसा बोला था, लेकिन उसके बाद उसकी इतनी फिल्में फ्लॉप हुई कि अब वो पछतावे में वो उसकी स्थिति जो है उस तरफ हो गई है। आलिया हो गए, या वामपंथी गिरोह है, या बाकी ये पूरा जो गैंग है वस्तुतः बॉलीवुड का, इन सब का आप देखेंगे जो स्टैंड रहता है या उनकी चुप्पी रहती है, उस उसे भी हिंदू लोग याद रखे रहते हैं। रणवीर और आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र आ रही है, आप देखेगा कि उससे पहले चैटर क्या होता है ट्विटर पे, सब याद दिलाएंगे आलिया ने क्या बोला था, कब क्या बोला था, इसका बाप कौन है, उसका चाचा ने क्या बोला था, लोग सब याद रखते हैं। और वो क्लिप्स जो है धीरे धीरे शेयर होती है, और वो कह देते कि ना भाई, तुम लोग जो है रैबिड हिंदू हेटर हो, और हम तुम्हें तो कोई भी बिजनेस नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं तुम में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम और आप देखते हैं कि लगातार नेटफ्लिक्स ही जो है, भले उसके 10 लाख सब्सक्राइबर चले गए, फिर भी वो एक तरह की ही फिल्में या वेब सीरीज लगातार क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? क्यों वो इतना पैसा पंप कर रहा है ऐसी फिल्मों या वेब सीरीज के प्रोडक्शन में, जिसके बारे में इतना ज्यादा नेगेटिव जो है क्रिटिसिज्म उसका चल रहा है? उसका एक कारण है, कोई भी विदेशी संस्था जब भारत में व्यापार करने आती है, तो उसके मन में भारत को लेके या उस इंडस्ट्री को लेके, खास करके आर्ट फॉर्म्स में है, उसके मन में स्टीरियोटाइप्स होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बॉलीवुड तो लोग खूब देखते हैं, और फिर वो
जब चुनाव करते हैं ऐसे लोगों का अपने लीडरशिप रोल में कि सीईओ कौन होगा, सीएफओ कौन होगा, कंटेंट हेड कौन होगा, तो वो लोगों के समूह में से ही लोगों को चुनते हैं। अब वो लोग जानते हैं कि तो विदेशी है, हमको पैसा मिलता रहे और मेरी आइडियोलॉजी जो फर्दर हो सके, तो मैं क्यों ना अपने पोजीशन का प्रयोग करूंगा या करूंगी। नेटफ्लिक्स के मामले में यही हुआ कि लगातार एक घटिया तरह के कंटेंट को, क्योंकि पैसा तो अपने बाप का लग नहीं रहा है नेटफ्लिक्स इंडिया के अधिकारियों का, पैसा तो नेटफ्लिक्स वालों का लग रहा है जो बोल रहे हैं कि हम 2000 करोड़ रुपया पंप करेंगे इसमें। 2000 करोड़ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है और भारत में बहुत कम प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो इतना पैसा एक बार में पंप कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स में। तो पैसा आ रहा है और आपको अलॉट करना है कि आप फिर उस पैसे की मार्केटेबिलिटी नहीं देखते हैं कि ये फिल्म कैसा करेगा, नहीं, आप फिर जो है वही काम करते हैं जो वोक और लिबरल्स और वामपंथियों का काम है। आप उस पैसे को वहां पे डाइवर्ट करते हैं और फिर वही आप सेक्रेट गेम्स हो या इस तरह की आर्य लीला और आर्यावर्त, इसी तरह की फिल्मों या वेब सीरीज को आप प्रमोट करते हैं, उसको जो है बढ़ावा देने लगते हैं। हिंदू तभी तक इग्नोर करता है, मतलब कई मामलों में हमने देखा है कि इग्नोर तभी करता है जब कंटेंट इतना पावरफुल हो, उसके हित का हो, तब हिंदू जो कहता है कि नहीं ठीक है हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि ये हमारे सॉफ्ट पावर को एनहांस कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, इसका रन देखते हैं। अब जो है मैं वीडियो के अंतिम हिस्से की तरफ आ रहा हूं कि आइडियोलॉजी और संख्या बल, इन दोनों के बीच जो है एक अभी हमें देखने को मिल रहा है कि एक लड़ाई जो है इसको लेके चल रही है। अब इनका तंत्र इतना सघन है और इन्होंने जो मतलब तंत्र से मतलब है कि मीडिया में, फिल्मों के संदर्भ में कह रहा हूं कि मीडिया है, पीआर है, ये सारे लोग जो हैं और ट्विटर पे भी जो इन्फ्लुएंसर होते हैं इनको कैसे मैनेज करते हैं ये लोग। तो डिबेट और नैरेटिव, ये चर्चा में तो ये बना लेंगे फिल्मों को, लेकिन इनका पैसा रिकवर नहीं होगा और वो हमें अभी दिख रहा है कि आप कितना भी लिख दें कि अरे गजब का शाहरुख की बॉडी देखो पठान में, मतलब 8 पैक एब्स है, वो सोने की बिस्किट चिपकी हुई है, जो भी है, दीपिका ने क्या गोली चला दी है, वो मोशन पोस्टर आया है उसमें, ये कितना भी कर लो उससे अब होने जाने वाला कुछ नहीं। विशेषणों की भरमार से आप एडजेक्टिव्स जितने भी डाल दें, उससे पैसा जो खर्च कर सकती है जो जनता, उसका संख्या बल इतना अधिक है, वही फिल्में हिट करवाते हैं। अब जो है लगातार इनके बिजनेसेस पर, उस पे जो है लगातार अब प्रभाव छूट रहा है और लोग जो है फिल्में देखने नहीं जा रहे। बात वही है कि तंत्र बनाने में हमें हो सकता है कि बहुत समय लग जाए, लेकिन पहला स्टेप तो है कि इन्हें बिजनेस मत दो, और ये पैसा कोई अथाह नहीं है कि हम जो है इन्हें इग्नोर करते रहेंगे, इनका बहिष्कार करते रहेंगे और ये लोग फिल्में बनाते रहेंगे, नहीं। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये बदलाव आ रहा है। वो लोग जो कल तक हिंदू प्रतीकों पे उपहास करते थे, अब वो बचना आरंभ कर रहे हैं। वो जो है इस तरह के विवाद में आने से बचते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 साल में आपको बॉलीवुड का जो फिल्म मेकिंग है उसमें एक गहन बदलाव, एकदम गंभीर तरीके से उसमें जो है हेर फेर होने वाला है और वो जो है पूरा बदल कर एक नए रूप में हम तक आने वाला है। अब कुछ आने वाली फिल्में हैं जिसके बारे में चर्चा काफी समय से हो रही है। पहली फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, फिर पठान है, फिर ब्रह्मास्त्र है। लाल सिंह चड्ढा का तो मुझे लगता है 200 करोड़ का बजट है। हॉलीवुड के एक रिमार्केबल फिल्म जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स मानी जाती है, उसकी एक घटिया कॉपी बनाने की कोशिश की गई है और मैं ये कॉन्फिडेंट हूं कि ये फिल्म टैंक करेगी। आप देख लीजिएगा कि भले इन्होंने पीवीआर वालों से टाई अप करके सबसे ज्यादा स्क्रीन्स पे उतारने की कोशिश की है और 11 तारीख को शायद रक्षाबंधन वाले वीकेंड में ये रिलीज होने वाली, पर मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म अपना कॉस्ट भी रिकवर कर पाए। कॉस्ट तो छोड़िए, उसका 50% या 25% भी ये रिकवर कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। पठान हो गया, अब आप फूके हुए कारतूसों को उस पे ब्रासो चढ़ा के और डेंट पेंट करके उससे जो है वो दौड़ गया। अब मुझे नहीं लगता कि
शाहरुख खान की कोई भी फिल्म, शाहरुख या आमिर की कोई भी फिल्म आने वाले भविष्य में अच्छा करेगी। अब इसकी संभावना जो है लगभग खत्म हो चुकी है। वो एक्टरों की वोकैती जो है वो अब नहीं चलेगी, जो दिवाली पे ज्ञान देते रहते हैं और मतलब हर हिंदू फेस्टिवल पे उस पे ज्ञान देना, और हिंदुओं की हत्या पे चुप्पी, या राष्ट्रीय मुद्दे जिसमें सीधा इनका दिखता है कि आप किस तरफ खड़े हैं। आंखें खुली रखिए और अपने ऊपर जो आपके ऊपर आक्रमण वैचारिक रूप से हो रहे हैं, फिजिकल वायलेंस भी हो रहा है, उसके प्रतिकार के लिए आर्थिक बहिष्कार ऐसे लोगों का, ऐसी फिल्मों का जो लगातार आप पर आक्रमण करते हैं, आपके विचारों पर आक्रमण करते हैं, आपके धर्म पर आक्रमण करते हैं, उनका बहिष्कार लगातार करते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगर कुछ छूट गया हो तो उस पर भी चर्चा अवश्य करें कमेंट में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ाएं वीडियो को। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।